हेलो गाइस, आज अपन देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में। न्यूरोजेनिक शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का टाइप रहेगा। अपन ने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के दो टाइप पढ़ चुके हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड एबनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन और हाइपोपरफ्यूजन की स्टेट डेवलप हो रही है, मतलब बॉडी शॉक में जा रही है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की वजह से या फिर सेप्सिस की वजह से। उनमें क्या हो रहा था, वेजोडाइलेशन हो रहा था, साइटोकाइंस और हिस्टामिन वगैरह रिलीज होने से क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन हो रहा है। यहाँ पे भी वेजोडाइलेशन होगा, लेकिन वो न्यूरोजेनिक होगा, मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा अराइज होगा। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे अराइज होगा, यहाँ पे डैमेज होगा। किस चीज़ का डैमेज होगा, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होगा। स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। यहाँ पे क्या लॉस होगा, सिंपैथेटिक टोन का लॉस होगा। मतलब अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, डैमेज आ रहा है। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका टोन जो है उसका लॉस हो जाएगा। अब अपन ने पढ़ा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपनी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपने पढ़ा होगा, वो किसके कंट्रोल में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा, अपनी जो हार्ट रेट है उसको कम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, जो टोन है उसकी वो लॉस हो रही है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का टोन जब लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल रहेगी। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर देगा, यहाँ पे वेजोडाइलेशन कर देगा, मतलब सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जब कम होगी, मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में थी, तो क्या था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट थी। लेकिन जैसे ही सिंपैथेटिक टोन लॉस हुई, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। मतलब ये जो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है, ब्लड वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो गई। जैसे ही ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस कम हुई, यहाँ पे क्या हो गया, वेजोडाइलेशन हो गया। और वेजोडाइलेशन से क्या होगा, फिर हाइपोटेंशन और हाइपोपरफ्यूजन की स्टेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ब्लड का एबनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, आपकी पेरीफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर, पेरीफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। कैसे हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज की वजह से लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी लॉस हुई, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को अपोज नहीं कर पाया आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मतलब ये दोनों नॉर्मली बैलेंस के अंदर काम करते हैं। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है, तो उसको क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपोज करेगा। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपोज करने के लिए है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा। उसके साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा, किस किस वजह से होगा, इंक्रीज वेगल टोन की वजह से। अब ये वेगल टोन कैसे बढ़ी, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हुई है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हुई है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसकी एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है आपकी वेगस नर्व। तो वेगस नर्व की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ गई, वेगल टोन जो है वो वहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो वेगल टोन जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसे टाइप का शॉक होगा जिसके अंदर वेगल टोन बढ़ने की वजह से ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलता है। जबकि बाकी सभी शॉक के अंदर क्या होता है, टेकिकार्डिया होता है, लेकिन इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा। अब टेकिकार्डिया वहाँ पे क्यों हो रहा है, वहाँ पे होता है कंपनसेशन की प्रोसेस के कारण। जैसे हाइपोटेंशन हुआ, तो हाइपोटेंशन को कंपनसेट करने के लिए अपना क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो क्या रिलीज़ करेगा, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेट होके आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे वो जो आपका कंपनसेट करने वाला सिस्टम था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी एक्टिविटी ही गायब हो रही है। तो उसकी एक्टिविटी गायब होगी तो अब वो जो कंपनसेट कर ही नहीं पाएगा, कंपनसेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के शोक में क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं। क्यों, सिंपैथेटिक टोन जो है वो तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और वेगल टोन यहाँ पे बढ़ रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और पेशेंट के अंदर हाइपोपरफ्यूजन और अल्टीमेटली शोक की स्टेट है वो डेवलप हो सकती है। अब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से शोक डेवलप हो रहा है वो होगा आपका सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर। मतलब सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रल इंजरी है अगर, और T6 थोरेसिक के अंदर T6 लेवल्स हैं ऊपर की इंजरी है, T6 लेवल्स हैं ऊपर की अगर इंजरी है तो उसके अंदर जो है वो आपका न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थोरेसिक T6 लेवल्स हैं ऊपर की अगर इंजरी है तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप होने की रिस्क है वो रहती है। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होगा, सिंपैथेटिक टोन का लॉस होगा, वेगल टोन बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक टोन का लॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा और वेगल टोन बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, वेगस नर्व की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अब और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं। एक तो हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज अगर इंजरी हुआ है, अब वो किस वजह से हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, या कई बार स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक टोन है वो लॉस हो सकती है, पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप कर सकता है। उसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन गए हैं जो क्या कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, या फिर कुछ ड्रग्स हो सकती है, ये क्या करेगी, आपकी सिंपैथेटिक टोन को लॉस कर सकती है। जैसे कि ड्रग्स के अंदर जैसे आ गया बीटा ब्लॉकर, या फिर कुछ एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, ये कुछ ड्रग्स हो सकती है, या फिर कुछ टॉक्सिन हो सकते हैं जो क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट करेंगे, जिससे सिंपैथेटिक टोन मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी और पेरिफेरल ब्लड की पुलिंग होगी, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा और बॉडी जो है वो पेशेंट की इवेंचुअली शोक में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जा रहे हैं या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूरोजेनिक शोक डेवलप हो रहा है, या फिर कुछ बर्थ रिलेटेड इंजरीज हो सकती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कई बार क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड जो है वो डिलीवरीज और लेबर के अंदर क्या हो सकता है, कई बार बच्चे के अंदर इंजरी हो सकती है। बर्थ रिलेटेड इंजरी के कारण क्या हो रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज आ सकता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी और उसकी टोन जो है वो लॉस हो सकती है। तो इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है, न्यूरोजेनिक शोक पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है। अब इस वजह से क्या होगा, क्या क्लिनिकल फीचर इन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी अपन ने देखा कि हाइपोटेंशन पेशेंट के अंदर होगा, हाइपोटेंशन होगा, क्यों होगा, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो रही है, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो रही है, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो क्या होगा, बीपी आपका लो मिलेगा पेशेंट के अंदर। उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया का भी मैंने आपको कारण बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के कारण स्टिमुलेट हो रही है, आपकी हार्ट रेट कम कर रही है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है ही नहीं, तो इसको अपोज करने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक टोन यहाँ पे है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। फिर हाइपोक्सिया की स्टेट की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया और हाइपोपरफ्यूजन के कारण जो जो स्टेट आपको देखने को मिल रही है नॉर्मल शॉक वाले पेशेंट के अंदर, वैसे ही यहाँ पे आपको
पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेडिकार्डिया इसका एक अलग साइन होगा जो बाकी आपको शोक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा पेशेंट को एंजाइटी होगी, ये क्लिनिकल फीचर है, वो पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पेरिफेरल पूलिंग हो रही है ब्लड की, इसका मतलब एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होगा, ब्लड का पूलिंग हो जाएगा। तो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे वार्म एक्सट्रीमिटीज़ मिलेगी, जबकि जो बॉडी है वो पेशेंट की कूल मिलेगी। मतलब पेरिफेरल जब ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर पूल हो जाएगा तो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो पेशेंट के अंदर वार्म मिलेगी, जबकि पूरा बॉडी है वो कूल मिलेगी। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो है वो आपका पेशेंट का टेम्परेचर लो मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है तो वो लो रहेगा, जबकि एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अगर आप इनका टेम्परेचर देखें तो वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो टेम्परेचर डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, वार्म जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ आपको देखने को मिल गई। उसके अलावा यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ कम हो गई, वेजोडाइलेशन हो गया। तो यहाँ पे जो पेशेंट को है वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कैसे हो रही है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और आपका ब्रोंकोडाइलेशन करता है। मतलब ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर, जैसे मान लो ये आपके ब्रोंकाई है, तो यहाँ पे ये जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे ये कौन करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। मतलब आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ब्रोंको डायलेशन करता है। क्यों, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी लॉस हो गई, तो इसमें क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो आपके जो है ब्रोंकाई है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोक्सिया है, उसके साथ साथ में यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो और हो जाएगी। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वेजो डायलेशन होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा यूरिन आउटपुट है वो यहाँ पे लो हो सकती है। अगर पेशेंट सीवियर जो है वो शोक की कंडीशन में है तो यूरिन आउटपुट लो हो जाएगी हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। तो ये क्लिनिकल फीचर आपको इन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे जिन पेशेंट के अंदर न्यूरोजेनिक शोक डेवलप हो रहा है। न्यूरोजेनिक शोक क्यों डेवलप हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से, नर्वस सिस्टम के ऊपर कुछ टॉक्सिन्स और कुछ मेडिसिन की वजह से, या फिर बर्थ रिलेटेड इंजरीज़ की वजह से न्यूरोजेनिक शोक डेवलप होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, वेगस जो है वेगल टोन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एंजाइटी में पेशेंट मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज़ है वो पेरिफेरल पूलिंग की वजह से वार्म मिलेगी, बॉडी जो है वो आपको कूल मिलेगी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, वेजो डायलेशन की वजह से। तो ये कुछ जो है वो सिम्टम आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसका यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि शोक की स्टेट के अंदर क्या हो रहा था, बाकी जो शोक हो रहे थे उसके अंदर हाइपोटेंशन हो रहा था, उसके अलावा टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन हो रहा था। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ वेजो प्रेशर्स का, कुछ कैटाकोलामाइंस का रिलीज़ करके क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम ही आपका फेल हो चुका है। तो इसमें आपको लैक ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। लैक ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा कि कंपनसेशन यहाँ पे बॉडी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका कंपनसेट कर रहा था इतनी देर, वो यहाँ पे कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर है वो आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर न्यूरोजेनिक शोक डेवलप हुआ है, वेजोडाइलेशन और ब्रेडिकार्डिया इसके मेन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या रहेगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है तो इमोबिलाइजेशन सबसे मस्ट है। इमोबिलाइजेशन आपकी प्रायोरिटी रहेगी। और अगर पेशेंट के एयरवे में, ब्रीदिंग में, सर्कुलेशन में दिक्कत है, मतलब पेशेंट पूरी तरह शोक में जा चुका है, तो सबसे पहला आपका मैनेजमेंट रहेगा ABC, मतलब एयरवे मेंटेन करना है, ब्रीदिंग पेशेंट की इम्प्रूव करनी है और सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है। ये आपकी पहली अप्रोच रहेगी आपके शोक के पेशेंट के अंदर जिसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूरोजेनिक शोक
डेवलप हो रहा है। उसके अलावा आपको इमोबिलाइजेशन करना है, स्पाइनल कॉर्ड को मोबिलाइज नहीं करना है फर्दर डैमेज से बचाने के लिए। उसके अलावा आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे, क्रिस्टलॉइड्स। और क्रिस्टलॉइड्स में क्या होते हैं, नॉर्मल सेलाइन, रिंगलेक्टेड, इनका यूज़ करेंगे आईवी फ्लूइड्स का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर क्या हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, वेजोडाइलेशन की वजह से। तो वेजोडाइलेशन की वजह से जब कैपेसिटी बढ़ेगी, 5 लीटर की अब 7-8 लीटर हो चुकी है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको फुलफिल करना है। उसको फिल करेंगे तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट में थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे, क्रिस्टलॉइड्स का, एनएस और आरएल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये जो गोल आपका रहेगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल जो प्रेशर है उसका आपका गोल रहेगा मोर देन 85 mm ऑफ एच जी। इससे ज़्यादा आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो रखने का टारगेट रहेगा जब आपके पेशेंट के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप हुआ है। उसके अलावा सीवीपी और जो है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो यहाँ पे मेंटेन होने चाहिए जब भी आप क्या कर रहे हैं, न्यूरोजेनिक शॉक के पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हाइपरवोलीमिया की स्टेट से बचने के लिए मीन आर्टेरियल आपका जो सीवीपी है और जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, मैंने दोनों आपको कार्डियोवास्कुलर जो कार्डियोजेनिक शॉक था उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किए थे कि किस प्रकार इनका नॉर्मल लेवल होता है। तो वो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो आपको मेंटेन करके चलना है कि अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब पेशेंट हाइपरवोलीमिया की स्टेट के अंदर जा रहा है। तो आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर क्रिस्टलॉइड रहेंगे आपके, एनएस और आरएल। उसके अलावा वेसोप्रेसर्स का यूज़ कर सकते हैं। वेसोप्रेसर्स के अंदर क्या हो सकता है आपका, डोपामिन। डोपामिन क्या करता है यहाँ पे, वेसोप्रेसर्स का काम करेगा, मतलब आपका ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करेगा। उसके साथ साथ में यहाँ पे ये हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है। तो दोनों गोल जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे डोपामिन की वजह से। एक तो बीपी भी इंक्रीज़ करेगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा वेसोप्रेशन का यूज किया जा सकता है। ये क्या करेंगे, आपके ब्लड वेसल्स की जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देंगे। तो जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर के अंदर पेशेंट के अंदर इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो वेजोप्रेशन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, वेजोप्रेशन, ये सब चीज़ें जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एट्रोपिन का यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मैनेजमेंट की अप्रोच रहेगी। मोबिलाइज नहीं करना है पेशेंट को, इमोबिलाइजेशन रखना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के ऊपर ध्यान देना है। आईवी फ्लूइड्स के अंदर क्रिस्टलॉइड, एनएस और आरएल का यूज़ कर सकते हैं। गोल मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो आपका पेशेंट का रहेगा मोर देन 85 mm ऑफ जी, 85 से 90 के बीच रहेगा। वेजोप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये इनका अपन यूज़ कर सकते हैं। हार्ट रेट अगर पेशेंट की लो है तो उसके लिए अपन एट्रोपिन का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मैनेजमेंट रहेगा न्यूरोजेनिक शॉक का। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है उसके तीनों टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला अपन ने पढ़ा था सेप्टिक शॉक के बारे में, उसके बाद में पढ़ा था अपन ने एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में, और आज अपन ने पढ़ा है न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में कि इन सभी स्थितियों की वजह से किस प्रकार ब्लड के अंदर वेजोडाइलेशन आपकी बॉडी के अंदर होता है और पूरा जो ब्लड है वो आपकी पेरीफेरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, शॉक की कंडीशन है वो अराइज होती है। और इन तीनों को जो है वो अपन एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो बोलते हैं। अब न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, नर्वस सिस्टम टॉक्सिन्स की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी सिंपैथेटिक टोन जो है वो बॉडी की लॉस हो रही है। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम आपका कम एक्टिवेट होगा, मतलब आपका एक्टिवेट नहीं होगा। सिंपैथेटिक टोन जब लॉस हो जाएगी तो जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो लो हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सिंपैथेटिक की एक्टिविटी कम होगी तो ब्लड के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाएगा, उसके अलावा बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाएगा, उसके अलावा पेरिफेरल ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे अपन, पेशेंट को इमोबिलाइज करेंगे, पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे, वेसोप्रेसर्स का यूज़ करेंगे, एट्रोपिन जैसी ड्रग्स का अपन यूज़ करेंगे। O2 थेरेपी पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को हाइपोक्सिया की स्टेट है उससे रिलीफ मिल सके। तो ये थी अपनी शॉक के
न्यूरोजेनिक शॉक की